Now student, in this topic we can see fixed exchange rate. पिछले टॉपिक हमने देखा था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. फिक्स एक्सचेंज रेट यानी स्थिर विनिमय दर. पिछले टॉपिक में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या था कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, यानी कि डिमांड और सप्लाई का ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, वही एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करती थी. लेकिन फ्लेक्सिबल फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में ऐसा नहीं है. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में देयर इज नो रोल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. द एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, यानी यहाँ पे सरकार का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है. जो एक्सचेंज रेट सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है, सेट की जाती है, उसे हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं. अब यहाँ पर देखेंगे एक्सचेंज रेट हायर देन इक्विलिब्रियम रेट. अगर एक्सचेंज रेट हायर देन इक्विलिब्रियम रेट होगा तब क्या होगा? DD and SS both are demand and supply of foreign currency intersect at E point, that is equilibrium point. Equilibrium exchange rate OR and equilibrium supply and demand OL. Now there is no change in demand and supply, but increase the exchange rate from OR to OR1. पहले एक्सचेंज रेट $1.50 था, अब वो $1.60 हो गया. अगर एक्सचेंज रेट बढ़ जाता OR से OR1 हो जाएगा तब क्या होगा? तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट क्योंकि डॉलर की डिमांड सप्लाई और डिमांड दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो इसे इक्विलिब्रियम कहेंगे. लेकिन अगर एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है तो क्या होगा? ट्रांजिशन में when the exchange rate is set higher than equilibrium exchange rate, यानी इक्विलिब्रियम जो रेट है, ये इक्विलिब्रियम रेट है, इससे अगर ऊपर हो, हायर हो, तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि in this diagram we can see that the supply of US dollar and this is supply of US dollar and this is supply of this is demand of US dollar. So in this OR is equilibrium exchange rate. OR क्या है? equilibrium exchange rate है. US $1 is equal to 50 rupees. Now OR1 exchange rate high then set by the government and $1 is exchange for 60 rupees. यानी पहले exchange rate $1.50 था, अब वो exchange rate बढ़ने से OR से OR1 से $1 कितना होगा? 60 रुपीस हो गया. इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि गवर्नमेंट ने क्या किया? वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी यानी इंडियन करेंसी, इंडियन रुपीस हैज बीन डेलिबरेटली लोअर बाय द गवर्नमेंट. सरकार ने इसको कम कर दिया. इसे कहते हैं डिवैल्यूएशन, मुद्रा का अवमूल्यन, यानी कि अपनी पैसे की वैल्यू को, अपनी मनी की वैल्यू को कम करना ही डिवैल्यूएशन कहलाएगा. डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी. डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में अंतर है. डिवैल्यूएशन क्या होता है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी reduced by the government. इससे सरकार ने जानबूझ के ऐसा किया, जानबूझ के अपनी वैल्यू करेंसी घटा दी. क्यों? राइजिंग द एक्सचेंज रेट. द मार्केट फोर्सेस reduced by the government by rising the exchange rate. क्यों? क्योंकि एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट बढ़ने के बाद OR से OR1 बढ़ने के बाद उसने अपनी करेंसी वैल्यू घटा दी. द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड दे नो, तो आपको पहले बता दिया कि यहाँ पर मार्केट की जो फोर्सेस है डिमांड सप्लाई उसका कोई रोल नहीं है. डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन जो पिछले टॉपिक में पढ़ा था, व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिड्यूस इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट बिकॉज द मार्केट फोर्सेस सप्लाई एंड डिमांड द गवर्नमेंट हैज नो रोल. यहाँ पर ध्यान देने लायक बात है कि ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा डिवैल्यूएशन. डिवैल्यूएशन कहलाएगा. डिवैल्यूएशन किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है. ध्यान दीजिएगा. लेकिन अगर डेप्रिसिएशन आ जाए तो वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो इंटरनेशनल मनी मार्केट में डिमांड और सप्लाई के द्वारा किया जाता है. ठीक है, उसमें भी करेंसी की वैल्यू, इंडियन करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है. ये सरकार की वजह से होती है और वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिमांड और सप्लाई की वजह से होती है. इसलिए यही अंतर है. अब नेक्स्ट जो है हम इसी को आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है तो क्या होगा? यानी इसका मतलब एक्सेस सप्लाई होगा और एक्सेस सप्लाई करेंसी का हो जाएगी तो दिस वुड लीड टू फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रेट. फॉरेन एक्सचेंज रेट घट जाएगा. ठीक है, इन विच सिचुएशन वेरी पर्पस ऑफ डिवैल्यूएशन वुड बी लॉस्ट. और जो डिवैल्यूएशन की स्थिति वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी. डिवैल्यूएशन की स्थिति कब खत्म होगी? जब सप्लाई इंक्रीज करेगा, क्योंकि सप्लाई बढ़ने से जो ये एक्सचेंज रेट बढ़ा हुआ वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा. नेक्स्ट जो हम देखेंगे, अगर इसका उल्टा हम देखेंगे ये डायग्राम, तो इसमें क्या है? एक्सचेंज रेट लोअर दैन. एक्सचेंज रेट यहाँ पर क्या हो गया?
रेट, अगर एक्सचेंज रेट लोअर हो गया तब क्या होगा? तो आप देखिए यहाँ पे जस्ट डायग्राम में क्या है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर हमने एक लाइन खींची है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे एक लाइन खींचेंगे, लोअर होगा तो नीचे खींचेंगे और अगर हायर होगा तो इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर एक लाइन खींचेंगे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने ये देखा कि फॉरेन करेंसी की जो है डिमांड और सप्लाई बोथ आर इंटरसेक्ट एट की पॉइंट दैट पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ एक्सचेंज रेट एंड इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट OR एंड क्वांटिटी सप्लाई एंड डिमांड OL। पहले हम $1.50 के लेते थे, अब हम एक्सचेंज रेट कम होने से सरकार के द्वारा ठीक है $1.40 में हमें मिल रहा है, यानी कि अगर पैसे की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। एप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन का ऑपोजिट में क्या वर्ड है? एप्रिसिएशन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसे हम एप्रिसिएशन कहेंगे, APPRECIATION, एप्रिसिएशन। और ये भी कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, ध्यान दीजिएगा। तो एप्रिशिएट कर दिया, हमारी करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट कर दी, उसकी वैल्यू बढ़ गई। लेकिन अगर देखा जाए डिवैल्यूएशन एप्रिसिएशन के अगेंस्ट में जो है पिछले टॉपिक में इंटरनेशनल मनी मार्केट को जो हमने पढ़ा था उसमें एप्रिसिएशन नहीं था, उसमें एप्रिसिएशन की जगह क्या था? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन में अंतर है। रिवैल्यूएशन का मतलब हुआ कि when the value of domestic currency is raised by the government lowering the exchange rate, the market forces supply and demand no rule, इसे हम रिवैल्यूएशन कहते हैं। ये आपका रिवैल्यूएशन कहलाएगा, ठीक है। और ये आपका एप्रिसिएशन कहलाएगा, इसे हम रिवैल्यूएशन कहते हैं, यानी कि रिवैल्यूएशन। एक्सचेंज रेट यहाँ पे हमारा जो है डिक्रीज कर रहा है, हमारे पैसे की वैल्यू जो है बढ़ रही है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसलिए क्योंकि इस तरह के इंटरनेशनल मनी मार्केट का अक्सर जो लेन देन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं, तो हमेशा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, हमेशा अप एंड डाउन होता है। तो कभी करेंसी अप्रिशिएट कर जाती है, कभी जो है डिप्रिशिएट कर जाती है। हाँ, और ये इंटरनेशनल मनी मार्केट के थ्रू हो सकता है और ये गवर्नमेंट के थ्रू हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंडियन currency rupees has been raised by the government, this is called revaluation। जब भारत सरकार के द्वारा पैसे की वैल्यू को बढ़ा दी जाती है तो उसे रिवैल्यूएशन कहते हैं। किसके द्वारा की जाती है? गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। रिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी डिफरेंट फ्रॉम एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। एप्रिसिएशन मींस क्या होता है? मार्केट फोर्सेस। ये आपका किसके द्वारा होगा? डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा एप्रिसिएशन होगा, और ये किसके द्वारा? रिवैल्यूएशन के द्वारा। तो यहाँ पे हम जो है यही चीज पढ़ेंगे, रिवैल्यूएशन एंड डिवैल्यूएशन बोथ डन बाय द गवर्नमेंट। इसमें सरकार के द्वारा करेंसी की वैल्यू को बढ़ा दी जाती है, हम पहले की तुलना में कम तो इंडियन रुपीज देते हैं डॉलर खरीदने के लिए, तो इसे रिवैल्यूएशन कहते हैं। देयर इज नो रोल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द इंटरनेशनल मार्केट। और इसमें क्या है कि इसमें करेंसी की वैल्यू को घटा दी जाती है डॉलर के मुकाबले गवर्नमेंट के द्वारा। देयर इज नो रोल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। बस इतना ही आपको दिमाग में फीड करके रखना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम एक्सचेंज रेट। पहले क्या था कि जब डॉलर ये करेंसी कई देशों में जो है मानक के रूप में नहीं थी, तो हम उसमें गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को अपनाते थे। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि जब दो देशों की करेंसी को किसके आधार पर नापते हैं, भाई सब लोग पैसा इशू कर रहा है, सब लोग करेंसी इशू कर रहा है, लेकिन हम उनकी करेंसी को का मेजरमेंट जो है गोल्ड के रूप में करते हैं। वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ अदर करेंसी वाज फिक्स्ड कंसिडरिंग द वैल्यू ऑफ ईच करेंसी। गोल्ड वैल्यू ऑफ ईच करेंसी, यानी कि दोनों देशों में सोने का रेट कितना है, उस आधार पर हम उन दोनों देशों की मुद्रा की तुलना करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में दो देशों के बीच में मुद्रा का जो तुलनात्मक अध्ययन है, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, इस आधार पर करते हैं गोल्ड रेट के आधार पर, ठीक है। एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम में 1 पाउंड जो है आपका जो है 4 ग्राम गोल्ड के बराबर होगा, और वही अमेरिका में देखा जाए तो $1 जो है 2 ग्राम गोल्ड के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 यूके पाउंड इज इक्वल टू $2 US dollar। It means that the ratio between Britain means UK and America 1:2। तो ये आपका
वैल्यू अगर देखना होता है तो हम गोल्ड में ना देखकर इसमें देखते हैं डॉलर में, यूएस डॉलर में। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मीन्स इसे हम एडजस्टेबल टैक्स सिस्टम भी कहते हैं। इसमें हम थोड़ा सा संशोधन भी कर सकते हैं। डिफरेंट करेंसी वेयर रिलेटेड टू वन करेंसी दैट इज यूएस डॉलर। और इसके बाद नेक्स्ट आता है मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग को हम डर्टी फ्लोटिंग भी कह सकते हैं। इसका एक और निकनेम है, सब्स्टिट्यूट नेम है डर्टी फ्लोटिंग। सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी बाय द सेंट्रल बैंक, यानी कि जो फॉरेन करेंसी की को बेचना और खरीदना हुआ तो आरबीआई देश का सेंट्रल बैंक के द्वारा ये किया जाता है, तो उसे हम मैनेज फ्लोटिंग कहते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत अपने डिजायर लिमिट के अनुसार लिखा हुआ है। डिजायर लिमिट में अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा सा चीज लेके हम संशोधन कर सकते हैं, थोड़ा सा हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंस कर सकते हैं, इसलिए इसको हम जो है मैनेज फ्लोटिंग कहते हैं। Who will define this managed floating? RBI, the apex bank of any country. In India, RBI, हमारे देश में RBI apex bank है, सेंट्रल बैंक है, वो इशू करती है। इसके इसी तरह से फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका अमेरिका की apex बैंक है, वो इसको मैनेज करती है, इसलिए हम इसको मैनेज फ्लोटिंग कहते हैं। एंड लास्ट टॉपिक हम कंटेंट पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड टॉपिक देखेंगे। आई होप दिस ऑल दिस टॉपिक्स क्लियर फॉर यू।